मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। AFEIS के आज 26 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्तों के नाम हैं अनुपम कुमार पटेल, अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से, अरविंद कुमार अनूपपुर मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे नगरीय निकाय के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरे महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज में आपने पुलवामा की जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में सुना और दूरदर्शन न्यूज में काफी विस्तार के साथ इस पर डिस्कशन भी कराया गया था। 1.5 साल पहले ये घटना घटित हुई थी। पुलवामा पर एक आतंकी हमला हुआ था और उसकी जो रिपोर्ट है अब वो भारत सरकार ने तैयार करके सौंप दी है। देखिए अब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसको किस तरीके से लेती हैं। लेकिन एक बात आप महसूस कर रहे होंगे पिछले कुछ समय से स्पेशली, और वह है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार फंसता चला जा रहा है। फंसता चला जा रहा है इस रूप में कि एक तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा ध्वस्त हो चुकी है, आपको मालूम है ना। पाकिस्तान की स्थिति को थोड़ा समय बता रहा हूं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, संबंधों में पाकिस्तान की अपनी क्या स्थिति है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका ने अब उससे अपने हाथ खींच लिए हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब अमेरिका ने हाथ खींच लिए, अब पाकिस्तान को एक कोई रहनुमा चाहिए था, तो उसने अब चीन की तरफ धीरे धीरे झुकना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे चीन की जो पकड़ है वो पाकिस्तान पर कड़ी होती चली जा रही है और बाकायदे पाकिस्तान में इसका विरोध भी होना शुरू हो गया, क्योंकि चीन जहां भी पकड़ अपनी बनाता है तो धीरे धीरे वो अपने पकड़ इस तरीके से बनाता चला जाता है कि उस सरकार का अपना कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो चीन की तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है। चलिए यहां तक ठीक है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान को एक और बहुत ही जबरदस्त जो झटका लगा है दोस्तों, वह है इस्लामिक देशों के संगठन से, जिसको हम OIC कहते हैं, इस्लामिक देशों के संगठन से। इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसका जो सबसे टॉप लीडर है वह है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आप UAE के नाम से जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। अभी अभी हुआ यह है, इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की थी, कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उसने इजराइल के साथ एक पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिया है। एक तरह से इजराइल का लोगों ने बाइकआउट कर रखा था, हम उस पर अभी नहीं आ रहे हैं। UAE ने उससे संबंध स्थापित कर लिए। इससे पहले भी मिस्र और जॉर्डन उससे संबंध स्थापित कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह हो गई है कि पाकिस्तान से अब धीरे धीरे UAE अपने को विड्रा करता चला जा रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री पिछले सप्ताह जब UAE गए थे तो वहां के जो हेड हैं उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और साफ UAE ने इस तरह से सांकेतिक रूप में कह भी दिया है कि अब उससे उसको कोई मदद नहीं मिलेगी, यानी कि UAE या पाकिस्तान को कोई मदद करने वाला नहीं है। और उसका कारण यह रहा कि पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो इस्लामिक देशों का जो संगठन है वो बेसिकली कश्मीर के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अरे भैया, कश्मीर के मामले में वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे? वो समझदार लोग हैं। कश्मीर भारत का अंग है, तो भारत जो चाहे अपना निर्णय ले, उसका प्रशासन करे, तो उसमें इस्लामिक देश क्यों दिलचस्पी दिखाएंगे? हाँ, टर्की ने जरूर दिलचस्पी दिखाई है, खैर वो एक अलग मामला है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो इस्लामिक देशों का संगठन है अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार है, आप समझ लीजिए। उसके लिए निराशा का बहुत बड़ा कारण है और ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की कमजोरी कहीं ना कहीं भारत की ही ताकत बनेगी। तो दोस्तों, धीरे धीरे इस्लामिक देश और पाकिस्तान के बीच की जो खाई है वो गहरी होती चली जा रही है। लगातार पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव भी बनता चला जा रहा है कि नहीं, यहाँ इस्लामिक जो आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं कहना चाहिए, आतंकवादियों को शरण दिया जा रहा है। बहुत से संगठन इस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है पाकिस्तान की, वह भी धीरे 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 धूमिल पड़ती चली जा रही है।
तो ये तथ्य आपके दिमाग में रहना चाहिए, खासकर इस्लामिक देशों के संगठन और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अच्छे आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जिसमें अरावली पर्वत श्रेणी को लेकर के एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है। इसे आप लोग जरूर पढ़ेंगे। इसका मैं आपको हिंदी वर्जन उपलब्ध कराऊंगा। और इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है, हाउ टू रिफॉर्म द आईएएस, यानी कि आईएएस में किस तरह का सुधार किया जाए। सिविल सर्विस बाकायदे आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है और इसी सेवा में आप जाना चाह रहे हैं, इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। इसका भी जो हिंदी वर्जन जो हो सकता है आपके लिए, जो इसमें जरूरी तथ्य हैं, वह भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। एक आर्टिकल फ्रेंड्स बिजनेस स्टैंडर्ड का है, जो एसीजेड को लेकर के है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसकी चर्चा यहां विस्तार से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं और फिर मुख्य विषय के लिए मेरे पास वक्त नहीं रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से पढ़िए। हमारा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र रहा है वो क्यों असफल रहा, इसके आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो कोई नए पॉइंट्स नहीं हैं, ऑलरेडी ये पॉइंट्स किताबों में मेंशन किए हुए हैं। और यहाँ तक कि जो ऑनलाइन लेक्चर है मेरा, उसमें ये सारे पॉइंट्स लगभग कवर हो गए हैं। लेकिन फिर भी एक तरीके से रिवीजन की दृष्टि से ही आप कह लीजिए कि ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है और इसे आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके नोट भी कर लेने चाहिए। इसी तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड का एक और आर्टिकल है, जिसमें नई शिक्षा नीति के बारे में बात की गई है। यहाँ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। और चूंकि नई शिक्षा नीति कुछ दिन पहले ही घोषित हुई है, तो इसीलिए मान करके चलिए कि 2019-20 की जो सिविल सर्विस की जो मुख्य परीक्षा होगी, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और खासकर यदि आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो हो सकता है कि नई शिक्षा नीति पर कुछ पूछ लिया जाए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के तहत मैंने रखा है नगरीय निकाय। इस विषय को रखने का कारण यह है कि रेडियो न्यूज़ में आपने सुना है कि हमारे रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि हमारे जो 62 जो छावनी क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाए प्रोग्राम्स को, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को इसका पर्याप्त लाभ मिल सके। तो ये है दोस्तों, यहाँ है छावनी क्षेत्र का उन्होंने नाम दिया है। इसे हम कहते हैं छावनी परिषद, यानी कि हमारी जो छावनी होते हैं, जिन्हें हम कैंटोनमेंट एरिया कहते हैं, कैंट एरिया भी कहा जाता है। जैसे आप जब आगरा जाएंगे ना, तो आप देखिए कि आगरा रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो आगरा नहीं है, हम लोग आगरा कह देते हैं, वो आगरा कैंट है। आगरा कैंट यानी कि आगरा छावनी, राइट। इसी तरह से बहुत जगहों पर इस तरह की छावनियां बनी हुई हैं, बहुत पुरानी छावनियां रही हैं। खासकर ये छावनियां वो हैं जहां पर ब्रिटिश सेना रहा करती थी, तो सेना रहती थी वहां, और सेना के साथ साथ चूंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता तो वहां सिविलियंस भी रहते थे। अब ऐसा नहीं होगा कि वहां सेना रह रही है तो वहां से आप सिविलियंस को निकाल देंगे। आप दिल्ली में देखिए कि जो एयरपोर्ट है उसके पास ही एक बहुत बड़ा छावनी क्षेत्र भी है, कैंट एरिया भी है, तो वहां सिविलियंस भी रहते हैं। याद रखिए, छावनी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि केवल सेना रहती है, वहां बाकायदे सिविलियंस भी रहते हैं। तो ठीक है, जो आर्मी के लोग रह रहे हैं उनका तो आर्मी देखभाल कर रही है, लेकिन व्हाट अबाउट द सिविलियंस? तो जो सिविलियंस रह रहे हैं उनके लिए क्या है? तो उनके लिए बाकायदे एक छावनी परिषद बनाई जाती है। ये जो छावनी परिषद है ये नगरीय निकाय है। मैं जो नगरीय निकाय कह रहा हूं तो उसका मतलब ही है, जैसे आप नगर निगम कह लीजिए, नगर पालिका कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो वहां की एक प्रकार से नगर पालिका ही है। और जब आप सिविल सर्विस में कौन कौन से सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें आपको मिलेगा एक लैंड एंड कैंटोनमेंट सर्विस। कैंटोनमेंट सर्विस भी है। अगर वह आपको वो सर्विस मिलेगी तो ये जो कैंटोनमेंट एरिया है, आप उसके प्रशासक बनाकर भेजे जाएंगे। कैंटोनमेंट एरिया वो सर्विसेज बकायदे सिविल सर्विस का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल नगर निगम की तरह काम करती है। इन सब का जो उद्देश्य होता है, जितने भी नगरीय निकाय हैं, मैं भी आपको नाम बताऊंगा, उनका उद्देश्य ही होता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की व्यवस्था करें। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, गांव में जो पंचायत होती हैं, बड़े बड़े शहरों में जो नगर निगम होते हैं, जो नगर पालिकाएं होती हैं, उसी तरह का एक यह छावनी परिषद है। तो मैं यहां आपको जो नगरीय शासनों के जो प्रकार हैं, थोड़ा सा उनके नाम बताना चाहूंगा, ताकि आपके दिमाग में ये चीज स्पष्ट हो जाए कि जब हम नगरीय शासन की बात करते हैं तो उसमें केवल नगर निगम और नगर पालिका ही नहीं होती, बल्कि दूसरे
क्षेत्र भी होते हैं, दूसरे नाम भी उनके हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं। तो मैं यहाँ आपको बस उनका थोड़ा सा परिचय देने जा रहा हूँ। देखिए, नगर निगम के बारे में आप जानते हैं, महानगरों में है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें नगर निगम है, राइट। इसके बाद होते हैं नगर पालिका। नगर पालिका जो है उनसे छोटे शहरों में नगर पालिका होते हैं, राइट। इसके बाद होते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कस्बा था लेकिन वहां उद्योग लग गया, अब उद्योग लगने के कारण वो थोड़ा सा बड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन अभी ये इतना बड़ा नहीं हुआ है कि यहां नगर पालिका बनाई जा सके। लेकिन सरकार को लगता है कि यहाँ के लोगों के रहने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टाइप की, तो वो उस क्षेत्र को अधिसूचित कर देती है, शेड्यूल्ड कर देती है, और उसका नाम होता है अधिसूचित क्षेत्र समिति। देखिए, जितने भी निकाय हैं इनमें निर्वाचन की ही पद्धति होती है और इनका जो मुख्य काम है वही है जो नगर पालिका का होता है ना। तो इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ बताने नहीं जा रहा हूं। इसके बाद जो होता है दोस्तों वो है नगर क्षेत्रीय समिति। नगर क्षेत्रीय समिति ये छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए है, छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए, जो नगर पालिका के लायक नहीं है लेकिन पंचायत से बड़े हो गए हैं, तो वहां नगर क्षेत्रीय समिति बना दी जाती है। और इसके लिए जो हमारे विधानमंडल हैं, जो राज्यों के विधानमंडल हैं, वो अलग से उनके लिए अधिनियम बनाया गया है कि आप इस तरीके से बनाइए। और इनका भी काम वही होता है कि सड़क की व्यवस्था देखें, ड्रेनेज सिस्टम को संभालें, सड़कों पर लाइटिंग की व्यवस्था देखें। इस तरीके से इस समिति का गठन होता है। इसके बाद है दोस्तों छावनी परिषद, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फिर होते हैं नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र, ये नगरीय क्षेत्र क्या होते हैं? सरकार ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स की फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, सार्वजनिक उपक्रम बना रखे हैं, है ना। तो जहां बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रम है, जैसे आप भिलाई को ले लीजिए, राउरकेला में सरकार के बड़े बड़े उद्योग हैं, इस तरह से बड़े बड़े उद्योग हैं। तो उस समय जब उद्योग लगाए जाते थे, और अभी भी ऐसा है, बहुत से उद्योग ऐसा करते हैं कि वहाँ एक उद्योग का स्थान बना दिया गया, उसमें उद्योग लगा दिया गया, वहीं रहने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की गई, स्कूल, अस्पताल, सारी चीज़ें वहीं व्यवस्थित कर दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग रहेंगे उनके लिए वो सारी सुविधाएं चाहिए। तब वहाँ लोग रह रहे हैं तो वहाँ का प्रशासन कैसे हो, तो उनके लिए बाकायदे नगरीय क्षेत्र बनाया जाता है। और जो वहाँ जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट है वही एक प्रकार से प्रशासक की भूमिका निभाता है, और बाकी फिर काम, मतलब नगर पालिका के पैटर्न पर वो काम करती रहती है। दोस्तों, इसी तरह से एक और नगरीय निकाय है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना हुआ है, न्यास पत्तन। यानी कि हमारे जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह के क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए न्यास पत्तन की स्थापना की जाती है, ताकि बंदरगाह की सुरक्षा भी हो सके और वहां रहने वाले नागरिकों को सुविधाएं भी मिल सके। जैसे मुंबई में बंदरगाह है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, तो वहां न्यास पत्तन बनाए जाते हैं। और एक आखिरी होता है विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण। यानी कि जैसे शहर में है, ठीक है, नगर निगम काम कर रहे हैं, नगर पालिका काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को लगता है कि नहीं, यहाँ किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई पर्टिकुलर एजेंसी बना दिया जाए। जैसे नगर में सुधार करना है तो नगरीय सुधार न्यास बना दिया जाए, जल की आपूर्ति और सफाई के लिए, मल निकासी के लिए तो जलापूर्ति और मल निकासी बोर्ड बना दिया जाए, हाउसिंग के लिए तो आप जगह जगह सुनते हैं हाउसिंग बोर्ड बने हुए हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना दिए गए हैं। तो एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग से भी अभिकरण बनाए जाते हैं, इन्हें भी नगरीय निकाय ही कहा जाता है। तो मित्रों, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि नगरीय निकाय का मतलब केवल नगर पालिका और नगर निगम ही नहीं है, बल्कि इसके और भी कई रूप होते हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, जय कुमार गढ़वी कच्छ गुजरात से और लव कुश कुमार लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।